नमस्कार दोस्तों आइए आज का लेक्चर शुरू करें। आज का वीडियो शुरू करें जिसके अंदर हम डिस्कशन करें पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, यानी आर्टिकल 36 टू 51। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट 4 की बात करेंगे। कई जगह पर यह लिखा जाता है कि डीपीएसपी यानी जो पार्ट 4 में लिखा हुआ है वो पार्ट 3 का ही एक्सटेंशन है, लेकिन केवल एक फर्क है कि पार्ट 4 के अगेंस्ट में आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। अगर पार्ट 4 में किसी प्रोविजन का वायलेशन सरकार करती है तो उसके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं किया जाता। अदरवाइज डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 36 टू 51 जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। और हमारा ये जो पार्ट 4 है डीपीएसपी है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमने आयरलैंड से लिया है। जो आयरलैंड है उसने ये चीज स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। हमने आयरलैंड से उठाई है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और उन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको उठाया है। इट एनश्राइन्स आइडियल्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉम्प्लीमेंटिंग फंडामेंटल राइट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में है, पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन पॉलिटिकल राइट्स जो आपको दिए जाते हैं वो जस्टिसिएबल हैं, उनके अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है। मतलब कि अगर वो फॉलो ना किए जाएं तो आप केस फाइल कर सकते हो। लेकिन ये जो डीपीएसपी है ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, और सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में अगर कोई छोटा मोटा कोई वायलेशन होता है तो केस फाइल करना मुश्किल है। इसलिए डीपीएसपी को अलग से रखा गया है, पार्ट 4 के अंदर इसको एनश्राइन किया गया है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि डीपीएसपी का असली मतलब क्या है। डीपीएसपी का जो असली मतलब है वो है, अगर आप इसके नाम से चलेंगे, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट जो है हमारे देश का जो गवर्नमेंट है वो जो पॉलिसी बनाना चाहती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसको गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है कि जब आप कोई कानून बनाएं, जब कोई लॉ बनाएं, तो आपको कौन कौन से प्रोविजंस को मद्देनजर रखना होगा उन कानूनों को बनाने से पहले। लेकिन अगर वो कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप उस कानून को निरस्त करवा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में है वो जस्टिसिएबल इन नेचर है। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो आपके सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के राइट को थोड़ा सा वायलेट करता है तो हो सकता है कि आप उसे निरस्त करवाने के लिए कोर्ट में ना जा सको। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है कि जो सरकार है वो शराब की बिक्री या जो ड्रग्स है या जो मादक पदार्थ है उनकी बिक्री को कम करने की कोशिश करेगी, उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन एक्चुअली में शराब की बिक्री करवाने वाली ही सरकार होती है। लेकिन क्या आप इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो? जवाब है बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है। तो डीपीएसपी का मतलब क्या है? डीपीएसपी का मतलब केवल इतना है कि जब भी सरकार, इस देश की सरकार कोई कानून बनाने लगे तो उस कानून को बनाने की जो मंशा है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर हैं, यानी कि कोर्ट्स उनको एनफोर्स नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस है। मतलब कि गवर्नेंस को कैसे किया जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे किया जाना चाहिए, उसके लिए वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। जो डीपीएसपी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट। जो हमारी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो देश है, वो लोगों का भला चाहे, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे,
इसके लिए डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया गया है। टू गाइड द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जब भी कानून बनाए तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है अपने ध्यान में रखना होगा। टू इंश्योर सोशल जस्टिस, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल सिटीजन, सबके सब सिटीजन्स को आपने जस्टिस प्रोवाइड करना है, इक्विटी प्रोवाइड करना है और डिग्निटी प्रोवाइड करना है। इक्विटी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, इक्विटी वो तरीका है जिस तरीके से इक्वालिटी आती है किसी समाज के अंदर। तो हमारे यहाँ पर जो डीपीएसपी है हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। वैसे तो 36 से लेकर 51 तक बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे को दे रखे हैं और वो सारे के सारे कलेक्टिवली डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखे हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं इनको फर्दर हम लोग सीग्रीगेट कर सकते हैं कुछ कुछ पार्ट्स में। जैसे पहला पार्ट है कि कुछ उसमें से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं वो सोशलिस्टिक हैं। उनकी नेचर क्या है? सोशलिस्टिक, यानी उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को गेन करना। ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इस बारे में बात करते हैं? जैसे कि आर्टिकल 38 जो कहता है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, यानी देश का जो सोशल ऑर्डर है, जो सामाजिक हमारा जो ऑर्डर है वो न्याय के आधार पर होना चाहिए। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। मतलब भारत सरकार को ऐसा कोई भी नियम, कानून, पॉलिसी नहीं लेकर आनी चाहिए जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को कम करे और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को बढ़ाए। और इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना चाहिए हर कानून को कि लोगों को लाइवलीहुड के एडिकेट मींस मिल सके। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि देश की सरकार को सबको काम देने का अधिकार है, एजुकेशन देने का अधिकार है और पब्लिक असिस्टेंस, मतलब कोई अगर दिक्कत में है तो वो असिस्टेंस देने का अधिकार है लोगों के पास कि वो अपनी सरकारों से मांग सकें। तो सरकारों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो वर्क प्रोवाइड करें लोगों को, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें और उनको पब्लिक असिस्टेंस जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो उन्हें वो प्रोवाइड करनी चाहिए। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 कहता है कि आपको अपने देश में ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन, मतलब जो लोग जॉब करते हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो है, एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी देश की सरकार की है। और अगर विमेन जॉब कर रही हैं तो मैटरनिटी रिलीफ उनको समय पर मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो इस बारे में भी कानून बनाए। आर्टिकल 43 भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को उजागर करता है। क्या कहता है कि जो वर्कर्स हमारे देश में काम करते हैं उनको लिविंग वेजेस यानी डिसेंट वेजेस मिलने चाहिए और साथ के साथ उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने का अधिकार है। उनका किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि हमारे देश की सरकार जो है वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को हमारे देश में बढ़ाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंप्रूव करने में हेल्प करे। तो ये जो प्रिंसिपल्स, ये जो आर्टिकल्स हैं 38, 39, 41, 42, 43 और 47, ये सभी आर्टिकल्स जो हैं ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद हम दूसरा जो सिग्रीगेशन करते हैं अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो है गांधीयन प्रिंसिपल्स के हिसाब से, यानी महात्मा गांधी की जो सोच थी उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से इनकॉर्पोरेट किया और डीपीएसपी में उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया है, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 40 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि हमारे देश की सरकार को विलेज की पंचायत बनाने के बारे में सोचना होगा। और ये हम कर भी चुके हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि धारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो अब आगे चलकर अभी पढ़ेंगे, और शेड्यूल 11 जो हमने ऐड किया था वो किस बारे में था? वो था विलेज पंचायत के बारे में, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
बना दिया है। तो यानी कि महात्मा गांधी के इन विचारों का हमने सम्मान करते हुए हमारे देश में जो विलेज पंचायत हैं उनको हमने एस्टैब्लिश कर दिया है। फिर दूसरा है जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी कि हमें अपने देश में कॉटेज इंडस्ट्रीज को रूरल एरियाज के अंदर डेवलप, यानी छोटे उद्योग को रूरल एरियाज में हमें डेवलप करना चाहिए। आर्टिकल 46 के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि जो पिछड़े लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड और वीकर सेक्शंस है, एससी एसटी कम्युनिटीज है, उनके लिए अच्छी एजुकेशनल और इकोनॉमिक हमें उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो भी बाकी समाज की तरह आगे बढ़ सके। आर्टिकल 47 क्या कहता है? 47 कहता है कि हमें अपने देश में ड्रिंक्स और ड्रग्स जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, देह को नुकसान पहुंचाए, ऐसे सब्सटेंसेस के यूज को हमें कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि जो भी काउज हैं, काव्स हैं, जो मिल्क मिल्चिंग, जो दूध देने वाले जो जानवर हैं, हमें उनके स्लॉटर को, उनको मरने पर, उनके मारने पर हमें उनके कसाई खानों पर हमें रोक लगाने की जरूरत है। तो देश की जो सरकार है वो इस तरीके से काम करे कि इस देश में काउज, काव्स और भी जो जानवर जो दूध देते हैं उनके जो राइट्स हैं उनको बचाया जा सके और उनके स्लॉटर को जो है वो कम किया जा सके। तो ये हमारे जो प्रिंसिपल्स थे ये गांधीयन प्रिंसिपल्स थे। जो तीसरा सिग्रीगेशन हमने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का किया है वो है लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। कई लोग इसको वेस्टर्न प्रिंसिपल्स या मॉडर्न प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आज के जमाने की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो विचारधारा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करती है। तो कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे हमारे देश में कुछ स्टेट्स हैं, उत्तराखंड वगैरह, इन स्टेट्स के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को मानता है कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेट पॉलिसी होना चाहिए। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 2002 में। तो अब जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है इसे एक फंडामेंटल राइट 21A के तहत बना दिया गया है। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि हमें अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से, साइंटिफिक मेथड्स की तरह के टर्म्स में करना चाहिए। मतलब कि हमारे एग्रीकल्चर को हमें और ज्यादा बड़े बढ़िया तरीके से साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज करते हुए हमें अपने एग्रीकल्चर को एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाना चाहिए। आर्टिकल 48A क्या कहता है? ये कहता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आर्टिकल 48A 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ये 1976 में आया था। कब आया था? 1976। एक्चुअली में हुआ ये था कि 1970s का जो फर्स्ट हाफ है पूरी दुनिया ने उस टाइम पर ये रियलाइज किया था कि एनवायरनमेंट आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और अब तक की दुनिया ने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बहुत ज्यादा विचार नहीं किया है और आने वाले समय में जो एनवायरनमेंट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है दुनिया के अंदर। इसी दौरान 1970s के फर्स्ट हाफ दुनिया के अंदर इसी दौरान पहली बार एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी एनवायरनमेंट को लेकर। इसी दौरान पर रैमसर साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया था और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं वो इसी दौरान बनाए गए थे। तो इसीलिए हम लोगों को ये समझ में आया कि हमें भी अपने डीपीएसपी के अंदर ये इंक्लूड करना चाहिए कि हम अपने वाइल्ड लाइफ और हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करें। इसीलिए 48A को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ऐड किया गया था। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आर्टिकल 49। इसका क्या मतलब है कि हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को और अपने प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को हमें बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 50, यानी कि
हमारे यहाँ पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को हमें सेपरेट आउट रखना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी इस तरीके से बना हुआ है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर भी चलें और एक दूसरे को कंट्रोल भी करें। यानी कि ये इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस यानी कि ये जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है ये एक दूसरे को कंट्रोल करके चले, ना कि इस तरीके से चले कि दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले और जनता को लूटते हुए आगे बढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने डिस्कस किया कि कई दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पर कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से, सरकार के हिसाब से चलती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर्स का बहुत अच्छे से सेपरेशन कर रखा है, जिसके तहत अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो आप जुडिशरी के पास जाते हो, और अगर जुडिशरी में आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप गवर्नमेंट को अप्रोच करके लॉ के द्वारा उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे यहाँ आता है आर्टिकल 51। ये आर्टिकल ये कहता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है वो बढ़िया रखनी है। हमें वसुदेव कुटुंबकम के हिसाब से अपने आप को अपने कंट्री की पॉलिसीज को बनाना है। हमारे देश की जो सरकार है वो इस तरीके से कानून बनाए, पॉलिसीज बनाए कि इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो सरकार को एक लाइट हाउस का काम करते हैं कि सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाए, कोई कानून बनाए, तो वो ये ध्यान दे कि कहीं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को किसी तरीके से वायलेट तो नहीं कर रही है। अगर हम की फीचर्स की बात करें डीपीएसपी की, तो वो इस प्रकार से है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो लागू हुआ था, उसके अंदर 39A, 43A और 48A ये आर्टिकल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। दूसरी बात यह है कि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर डीपीएसपी का कोई वायलेशन होता है या डीपीएसपी को वायलेट करते हुए कोई कानून सरकार बना भी देती है, तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट जो है वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। ये बहुत डिफरेंट है फंडामेंटल राइट्स से, जहां पर जिनको वायलेट करने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता, लेकिन डीपीएसपी को वायलेट करने के लिए कोई कानून बनाया फिर भी जा सकता है। तो ये फिर क्या काम करते हैं, ये गाइडलाइंस हैं स्टेट की पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस के अंदर। जब स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, तो वो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखती हैं। ये है कॉम्प्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये इंडिविजुअल राइट्स को और जो कलेक्टिव गुड है सोसाइटी का, उनके बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं। और ये इट सर्व्स एज द बेंचमार्क फॉर इवेल्युएटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज। और हमारे देश की जो पॉलिसीज हैं, जो लॉज हैं, जो बने हुए हैं, अगर हमें जज करना है कि वो कितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं, तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हम उनको कंपेयर करें कि वो डीपीएसपी का जो पैरामीटर्स हैं उनमें कहां तक खरे उतरते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के लॉज को हम लोग जज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डीपीएसपी के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।